हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, कैसे हैं आप? माई सेल्फ हेमंत गोयल एंड आई वेलकम यू इन एन इंस्टीट्यूट स्पेशलिटी कॉमेडी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे कॉमर्स में हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अकाउंट्स। और अकाउंट्स में भी आज हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, कि अकाउंट्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तक क्लास 10th तक, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, दैट इज like accounts, science, maths, English, social studies और हिंदी। But I'm 100% sure कि many of you don't know the meaning of science। आप लोगों ने 7-8 साल तक साइंस पढ़ा है, बट आज भी आप में से कुछ बच्चों को साइंस का मतलब पता नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जानने की कोशिश नहीं करी कि साइंस क्या होता है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग डेफिनेशन बोलेंगे, सर हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, हम ह्यूमन स्टडी करते हैं, ठीक है, सब लोगों का अलग अलग है, बट एग्जैक्ट मीनिंग अगर साइंस में किसी से पूछा जाएगा तो उस बच्चों को पता नहीं होगा। तो ये चीज कॉमर्स में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कॉमर्स में अगर आप लोगों से आपके सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, कोई आपसे रात को सुबह उठ के कहीं पर भी किसी भी चीज के बारे में पूछ ले, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट आपके इतने क्लियर होने चाहिए कि आप सामने वालों को इजीली ये समझा सके कि ये चीज आप लोगों ने क्यों पढ़ी है और उसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है बच्चों, सो वी स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक इन आवर अकाउंट्स, दैट इज व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि अकाउंट्स का मतलब समझाओ, तो आपको पूरी जिंदगी भर आज की क्लास में जो आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, व्हाट यू मीन बाय अकाउंट्स, ये आपको याद रहना चाहिए बच्चों। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, क्या मतलब होता है अकाउंट्स का? बेटा, आज की क्लास में मैं आपको इतने अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स? इट इज द आर्ट। अकाउंट्स क्या है? एक आर्ट है। अकाउंट्स क्या है? एक आर्ट। आर्ट क्यों है? ठीक है, साइंस क्यों नहीं है? ये हम आने वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये आर्ट क्यों है, साइंस क्यों नहीं है। अकाउंट्स साइंस भी होती है, बट साइंस से ज्यादा ये क्या है? आर्ट। क्योंकि यहाँ पे हम हमारे हिसाब से चीजों को करते हैं। ठीक है, हम हमारे हिसाब से बिजनेस में किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, हम हमारे हिसाब से, कोई चीज हमारे लिए एसेट होती है और कोई चीज हमारे लिए एक्सपेंस होती है। ठीक है, सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं? चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। बेटा, क्या करते हैं? चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। ठीक है, सो अकाउंट्स क्या है? एक आर्ट है जिसमें हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग नोट्स में, ठीक है, क्या है? क्लासिफाई करते हैं हम चीजों को। क्लासिफाई मतलब होता है डिवाइड करना, यानी कि जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड करा है उसको अलग अलग जगह जाकर पोस्ट करते हैं। बेटा, एक चीज आप लोगों के पास में, अभी ये सब्जेक्ट नया है तो कुछ टर्म्स में आप लोगों को बीच में इस तरीके से काम में लूंगा जिसका मतलब आप लोगों को पता नहीं है। ठीक है, बट आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप लोग 2-3 क्लासेस हमारी फिनिश होती जाएगी, आप लोगों को इन सब चीजों का मतलब समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, सो आर्ट का मतलब क्या है? आर्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम चीजों को हमारे हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। मैं भी समझाऊंगा कि रिकॉर्ड कैसे करते हैं। क्लासिफाई करते हैं, यानी कि चीजों को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ये क्या है? अकाउंट्स की डेफिनेशन है। ये है एक डेफिनेशन जो अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है तो आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे, बट मैं आप लोगों को इस डेफिनेशन को समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंट्स क्या है? एक आर्ट है जिसमें हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं और क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई का मतलब अभी आपसे इतना समझिए कि डिवाइड करना। ठीक है, उन ट्रांजेक्शंस को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। क्लासिफाई एंड समराइजिंग, उसके बाद में हम समराइज करते हैं चीजों को। क्या करते हैं? आप देखिए, ध्यान रखिए इस टाइम मैं फिर आपको समझाऊंगा। रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं। क्या करते हैं? समराइज करते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक प्रॉपर तरीके से। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब एक प्रॉपर तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। बेटा ध्यान से, इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि जो चीज मनी में होगी वो ही रिकॉर्ड होगी अकाउंट्स के अंदर, यानी कि जो चीज मनी में नहीं होगी वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
ट्रांजैक्शन होना चाहिए और कोई ना कोई इवेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या रिकॉर्ड करोगे? कुछ होगा, कुछ लेन देन होगा, ठीक है, कुछ आदान प्रदान होगा, तो हम उन सब चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल का मतलब अगेन मनी। ठीक है, इन अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग। इंटरप्रिटिंग का मतलब है यहाँ पे समझना और सोचना। ठीक है ना, हम लोग हमारी बुद्धि के हिसाब से, हमारे माइंड के हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, कोई डिसीजन लेंगे। एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और हम हमारे हिसाब से वो जो अकाउंट्स में हम लोगों ने चीजों को रिकॉर्ड करा है, हम हमारे माइंड के हिसाब से, उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स? ठीक है, एक बार बहुत ध्यान से आप लोग डेफिनेशन को वापस पढ़िए। ठीक है, चाहे वीडियो को पॉज करिए आप और वापस इस डेफिनेशन को एक बार ध्यान से पढ़िए। ठीक है, पढ़ लिया बेटा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, जब भी मैं आप लोगों को कहूंगा कि ये चीज आप लोगों को क्वेश्चन देखना है अकाउंट्स में, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। ठीक है, सो अकाउंट्स क्या है? अगेन देखिए ध्यान से, बिल्कुल मेरी आंखों में। अकाउंट्स क्या है? इट इज द आर्ट। एक आर्ट है जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, क्लासिफाई होता है और समराइज होता है एक सिग्निफिकेंट मैनर में। किसमें? इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जो किसमें होगा? फाइनेंशियल कैरेक्टर में, जिससे हम लोग रिजल्ट्स इंटरप्रेट करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, आप लोगों के पास में नोट्स में क्लियरली डेफिनेशन गिवन है, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। अगेन अगर रात को कोई आपसे 2 बजे उठा के पूछ ले कि अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? अकाउंट्स इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner in terms of money, which transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, इज आर देयर आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बट आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। आप क्या समझाना चाहते हो ये टीचर को समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब हम इसमें से एक एक वर्ड को ध्यान से समझते हैं इस डेफिनेशन के। ठीक है, ओके, अब वो वर्ड समझने से पहले अकाउंट्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हमेशा ध्यान रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स वन इज द सेम थिंग। ये दोनों चीजें आप लोगों को कहां से मिलेगी? हमेशा डेफिनेशन से। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अकाउंट्स की? ठीक है, आप लोग देखेंगे नोट्स में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ठीक है, सबसे पहले आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। What are the characteristics of accounting? First is identification of financial transaction and events. सबसे पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। फाइनेंशियल का मतलब मनी में होना चाहिए वो ट्रांजैक्शन, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन मनी में नहीं होगा तो हम उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे? क्लियर है ये बात? सेकंड है मेजरिंग द ट्रांजैक्शन, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्या लिखा है? सेकंड, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। मेजर किस में करेंगे? अगेन मनी में करेंगे। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि देखना है कि ट्रांजैक्शन मनी का है क्या। ठीक है ना, मतलब हम लोगों ने देख लिया कि हाँ भाई ये हम लोगों को इसको सैलरी देनी है। अच्छा, ये सैलरी मनी में देनी है तो ठीक है, आइडेंटिफाइड है।
ठीक है। दूसरा, अब कितनी लेनी है उसको मेजर करना, ठीक है, वो हमारा सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, दूसरा स्टेप हो गया मेजर द ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। आइडेंटिफाई कर लिया, फिर मेजर भी कर लिया उसको, फिर उस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे हम लोग, रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे उसको, रिकॉर्ड। थर्ड, रिकॉर्डिंग, मतलब उस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। अच्छा, अब मैं एक वर्ड काम में ले रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा बट आप नोट कर लो अभी, ठीक है। आप लोगों को इस वर्ड के ऊपर एक अलग से चैप्टर मिलेगा आगे। क्या मतलब है उस वर्ड का, जर्नल एंट्री। बस इतना सा समझना है, इस वर्ड को नोट करना है। जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है उसका एक फॉर्मेट होता है अकाउंट्स में जिसको कहते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है, जहां पे हम ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझना है। और वो ट्रांजेक्शन जो जिसको रिकॉर्ड करेंगे वो किस में होना चाहिए, मनी में होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लासिफाइंग। क्या है, क्लासिफाइंग। क्या मतलब है सर क्लासिफाइंग का, ठीक है, मैंने अगेन कहा डिवाइड करना, चाहे आप लिख लीजिए। क्लासिफाइंग का मतलब होता है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है, डिवाइड करना, ठीक है। अच्छा, अगेन मैं एक बार काम में ले रहा हूं, समझ में नहीं आएगा पर नोट करना है। लेजर, ठीक है, एक रजिस्टर रखिए बेटा पास में हमेशा अकाउंट्स में, ठीक है। क्लासिफाई यानी कि डिवाइड करना, किसमें डिवाइड करेंगे, लेजर। लेजर क्या होता है, मैं आपको एक शॉर्ट में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमने किसी को रेंट दिया, हमारे यहाँ पे हमने रेंट दिया या फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करा, हमने सैलरी दी। सैलरी के लिए अलग अलग लोग हैं जिसको हम सैलरी दे रहे हैं, कोई राम है, कोई श्याम है, कोई मोहन है, ठीक है ना। हम अलग अलग लोगों को सैलरी दे रहे हैं। हम लोगों के 5 जगह ऑफिस है, हम अलग अलग जगह रेंट दे रहे हैं। हमने अप्रैल मंथ, जून, अलग अलग मंथ्स का इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट करा है। तो जब जब हम लोग ये ट्रांजैक्शन करते जाएंगे, हम इसकी एंट्री हमारे बुक्स में करते जाएंगे, ठीक है, रिकॉर्ड करते जाएंगे। हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, एक फॉर्मेट है जनरल एंट्री, वहां पर रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए राम को सैलरी दी 10,000 रुपए, रिकॉर्ड कर लिया, एक फॉर्मेट है जनरल एंट्री वहां पे, ठीक है। अब हमको ये देखना है भाई राम को टोटल कितनी सैलरी दी, तो उसके लिए अलग से फॉर्मेट होगा जिससे हम कहेंगे लेजर। वहां पे सिर्फ राम का अकाउंट होगा। किसका अकाउंट होगा, राम का। वहां पे हमको पता लग जाएगा राम को हमने कब कब कितनी कितनी सैलरी दी। अच्छा, एक अकाउंट बनेगा सिर्फ सैलरी का अलग से, जिसमें ये लगेगा कि हमने किस किस को सैलरी दी है, राम को दी है, श्याम को दी है, मोहन को दी है। वहां पे इसका पता चल जाएगा। राम को कितनी सैलरी दी है ये किसको पता चलेगा, राम के अकाउंट में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का एक अलग से अकाउंट बनेगा, ठीक है, उस अकाउंट को क्या कहते हैं, लेजर। बस उसी अकाउंट को क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। वहां पे हमको ये पता चल जाएगा कि टोटल हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कौन से महीने में कितना करा है। समझ में आया, ठीक है। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आने वाले चैप्टर है बेटा आप लोगों के अलग से, इन सब दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक चैप्टर बना हुआ है, वहां पे हम लोग समझ लेंगे। दिस इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है, कि अकाउंट्स क्या होती है, ठीक है। तो जनरल एंट्री में तो रिकॉर्ड हो जाएगा ट्रांजेक्शन का, जब वो ट्रांजेक्शन होगा, राम को सैलरी दी, रिकॉर्ड हो गया। लेजर में राम के अंदर राम को कितनी सैलरी दी, और सैलरी में अकाउंट में कि भैया राम को इतनी दी, मोहन को इतनी दी, सबका एक समराइज इंफॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं। समझ में आया, दैट इज कॉल्ड लेजर, ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो अगेन आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दें, ठीक है। आप सब लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर देखा होगा आप लोगों ने, पेरेंट्स डाउट एंड देयर सॉल्यूशन, ठीक है, वहां पे मैंने दिया था। नहीं है तो आप लोग नोट कर लीजिए, 9413671436 नोट कर लीजिए, 9413671436 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग अपनी क्वेरी इस पे छोड़ दें, मैं आप लोगों को टाइमली इसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, कोई भी आप लोगों की प्रॉब्लम है तो। पहला फीचर है आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन। हम वो ट्रांजेक्शन देखेंगे, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन होना चाहिए किसमें, फाइनेंशियल में। फिर उसको मेजर करेंगे, उस ट्रांजेक्शन को मेजर करेंगे। फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे किसमें, डैश करके लिखिए, रिकॉर्ड किया आपकी जर्नल एंट्री, किसमें रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री में, ठीक है, एक फॉर्मेट है। उसके बाद में हम चीजों को क्लासिफाई कर देंगे।
क्या कर देंगे, क्लासिफाई यानी कि डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड किस में करेंगे, लेजर में करेंगे। लेजर का मतलब मैंने समझा दिया, हर चीज का एक सेपरेट अकाउंट बनता है जहाँ पे हमको उस अकाउंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है बेटा। ठीक है, क्लासिफाई करने के बाद में हम चीजों को समराइज भी करेंगे। क्या करेंगे, समराइज। बेटा देखिए आपके नोट्स में क्लियरली मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है ये समराइज। ठीक है, समराइज का मतलब शॉर्ट में। ठीक है, टोटल साल भर में कितनी सैलरी दी वो यहाँ पे पता चल जाएगा। कहां से निकालेंगे, उसी अकाउंट से, लेजर से टोटल कर लेंगे। ठीक है, टोटल रेंट कितना दिया, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कितना करा, ये सब की इंफॉर्मेशन कहां पर आएगी, समराइज में। ठीक है, इसके लिए 3 चीजें बनाई जाती है। एक बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। देखिए मैंने लिखा गया टीवी। ठीक है, तो टीवी का मतलब कोई बीमारी नहीं है, टीवी का मतलब होता है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस। आप नोट कर लीजिए वहां पे टीवी की जगह। ठीक है, या फिर आपके रजिस्टर में टीवी का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस। क्लियर है बेटा, टीवी का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस। डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, अगेन इसके ऊपर भी एक अलग से चैप्टर बना हुआ है, वहां पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, टीवी का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, रेंट टोटल कितना दिया साल भर में, सैलरी साल भर में कितनी दी, इलेक्ट्रिसिटी साल भर में कितनी दी, परचेज साल भर में कितना हुआ, सेल्स साल भर में कितना हुआ, ये सब चीजें रिकॉर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद में हम ट्रेडिंग और पीनल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग पीनल अकाउंट में समराइजेशन में हमको ये पता चलता है कि टोटल हमको कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। इसके ऊपर भी एक अलग से चैप्टर है। ठीक है, और लास्ट में हम लोग एक बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में कि हमारे पास में टोटल हमारा पैसा कितना लग रखा है, हम लोगों ने कितना लगाया है, कौन हमसे पैसा मांगता है, हमको किससे पैसा लेना है, हमारे पास बिल्डिंग कितनी है, फर्नीचर कितना है, इन सब की इंफॉर्मेशन हमको बैलेंस शीट के अंदर मिलती है। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ बेटा हम इन सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वहां पे ये सारे टर्म्स आएंगे और हम लोग उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग अगेन मैं आपको याद दिला देता हूँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंट्स की डेफिनेशन, और उस अकाउंट्स की डेफिनेशन में जो वर्ड आ रहा है उसको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी सिर्फ इन द बैक ऑफ द माइंड आप लोग सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, और इस मोटा मोटी तौर पे हमको ये मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, मोटा मोटी का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमको अभी सिर्फ अकाउंट की डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। ठीक है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो ध्यान में रखना है। तो समराइज में हमको समराइज इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हर चीज की। कहां पर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में। ठीक है, इसके बाद में हम चीजों को क्या करेंगे, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डेफिनेशन में आया था बट ठीक है, 6 पॉइंट क्या है हमारा, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेंगे, चीजों को एनालाइज करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, भाई इतना एक्सपेंस क्यों ज्यादा हो गया। ठीक है, ज्यादा होने के पीछे क्या रीजन है, और एक्सपेंस ज्यादा हुआ तो इसके रीजन से हमारी सेल्स इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इसमें अकाउंट्स के अंदर। दैट इज कॉल्ड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है हमारा फिर 7th पॉइंट, दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेटिंग। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, कम्युनिकेटिंग। क्लियर है बच्चों, देखिए आप लोगों के पास इस तरह के कोई नोट्स आए होंगे। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। ठीक है, सो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन में पढ़ी थी हम लोगों ने। क्या, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बिना देखे बोर्ड पे, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। उस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, किसमें, मनी में। मेजर करने के बाद में उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जर्नल एंट्री में। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जर्नल एंट्री में। ठीक है, फिर हम उसको क्लासिफाई करेंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे उस ट्रांजेक्शन को। किस में डिवाइड करेंगे, लेजर में। किस में डिवाइड करेंगे, लेजर में। अलग अलग अकाउंट बनेगा, सैलरी का अलग, रेंट का अलग, इलेक्ट्रिसिटी का अलग। ठीक है, फिर उसको समराइज करेंगे हम। ठीक है, किसमें समराइज करेंगे, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, वहां पे हम लोग चीजों को क्या करेंगे, समराइज करेंगे। ट्रायल बैलेंस में हर अकाउंट का नाम आ जाएगा और उसकी टोटल आ जाएगी कि रेंट इतना दिया, सैलरी इतनी दी। ट्रेडिंग पीएनएल में हम लोग ये निकालेंगे कि हमको कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, एक तरफ इनकम दूसरी तरफ एक्सपेंस। और बैलेंस शीट में कि हमने कितना पैसा लगाया है, हमको किसको कितना पैसा देना है, हमको किससे पैसा लेना है,
हमारे पास कितनी लैंड है, कितनी बिल्डिंग है, वो सारी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के अंदर आएगी। ठीक है बेटा। उसके बाद में हम लोग ने समराइज कर ली चीजों को, उसके बाद में क्या करेंगे, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेंगे चीजों का, उसको समझेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेंगे। और लास्ट में हम ये सब चीजें हमारे जो यूजर्स हैं उनको बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, या कोई रिसर्च कर रहा है हमारे प्रोजेक्ट पे, हमारी कंपनी पे, उन सब चीजों को हम लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा? सो कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो गई आप लोगों को, वापस बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, मेथड ऑफ ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग इन जर्नल एंट्री, क्लासिफाइंग इन लेजर, समराइजिंग इन ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पी&एल एंड बैलेंस शीट, फिर एनालिसिस, समराइज, फिर उसके बाद में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में कम्युनिकेट विद द यूजर, कम्युनिकेट करेंगे चीजों को। ठीक है बेटा, सब चीजें आप लोगों के नोट्स में गिवन है, और आप लोगों की बुक जो टीएस के बारे में वहां पे भी क्लियरली मेंशन है सब चीजें। ठीक है, इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में बेटा देखिए बेटा, सब चीजें डेफिनेशन से आएंगी। डेफिनेशन भूले तो नहीं, जल्दी बोलो। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, विच एनालिसिस द रिजल्ट एंड इंटरप्रेट टू द यूजर्स। ठीक है ना, फाइनेंशियल वगैरह बीच में जोड़ देना। ठीक है, ओके। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं अकाउंट्स का प्रोसेस। ठीक है, अकाउंटिंग का पूरा एक प्रोसेस होता है, वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अकाउंटिंग का प्रोसेस, ध्यान रखना बेटा, प्रोसेस का क्या मतलब होता है? प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आप किसी स्टेप को ऊपर लेके नहीं जा सकते और किसी स्टेप को नीचे लेके नहीं जा सकते। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप चाहो तो ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि हम उसकी फीचर्स बता रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं, विशेषताएं बता रहे हैं उसकी, तो वहां पे हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। और प्रोसेस क्या होता है कि पहले यहाँ पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे जाना है, और उसके बाद वहां जाना है। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो जब भी आपसे प्रोसेस पूछा जाएगा अकाउंट्स का एग्जाम में, तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी पॉइंट को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप क्या है अकाउंटिंग करने के लिए? पहला स्टेप क्या होता है बताओ, खुद बिना देखे बताओ। ठीक है, क्या होगा? ट्रांजेक्शन। क्या होगा? ट्रांजेक्शन। पहला स्टेप क्या होगा? ठीक है, पहला स्टेप होगा आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, किसमें? मनी में होना चाहिए ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन किसमें होगा? मनी में। पहला स्टेप ये हो गया कि भैया ये ट्रांजेक्शन हुआ है, क्योंकि ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं तो आप अकाउंट्स में करोगे क्या? ठीक है भाई, ट्रांजेक्शन तो हो गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद में हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद में हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। कहां पे रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को? क्या फॉर्मेट है उसका? जर्नल एंट्री। वेरी गुड। जर्नल एंट्री क्लियर है बच्चों? अच्छा, थर्ड स्टेप क्या है? रिकॉर्डिंग के बाद में क्लासीफाई, हम चीजों को डिवाइड कर देंगे। जैसे कि बेटा एक एग्जांपल से समझाता हूं, समझना। मैंने राम को सैलरी दी, तो जर्नल एंट्री कर देंगे हम कि हमारी बुक्स में कि हमने राम को सैलरी दी। ठीक है, इसके बाद में एक अकाउंट बनेगा अलग से राम का, एक अकाउंट बनेगा सैलरी का। राम के अकाउंट में लिखा जाएगा कि कितनी राम को सैलरी दी, और सैलरी अकाउंट में ये लिखा जाएगा कि हमने किसको सैलरी दी। ठीक है, उसे कहते हैं लेजर। क्या कहते हैं उसको? लेजर। अलग से चैप्टर है, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे ये। ठीक है, तो हम लोग किसमें क्लासिफाई करेंगे चीजों को? लेजर में। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए अपने अपने रजिस्टर्स के अंदर साथ साथ में। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पहला स्टेप, दूसरा स्टेप रिकॉर्डिंग, तीसरा स्टेप क्लासिफाई, फोर्थ स्टेप, हाँ वेरी गुड, समराइज। ठीक है, हम लोग चीजों को क्या करेंगे? समराइज करेंगे। ठीक है, समराइज करेंगे। किसमें समराइज करेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों।
ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ट्रेडिंग पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एंड बीएस का मतलब अगर बिजनेस स्टडीज नहीं है, बैलेंस शीट, क्या है बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में शॉर्ट में इंफॉर्मेशन सब चीजों की, ट्रेडिंग पीरियड में कितना फायदा कितना नुकसान, बैलेंस शीट में क्या चीज हमारी है क्या चीज हमारी नहीं है, किसको पैसे देने हैं किसको पैसे लेने हैं, ठीक है, ये सब चीजें बैलेंस शीट में आ जाएगी, ठीक है। समराइज इंफॉर्मेशन हम लोग बनाते हैं अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। फिफ्थ टॉपिक क्या है आप लोगों का, फिफ्थ स्टेप 1 2 3 4 फिफ्थ एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, क्या है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अगेन डिसीजन के लिए हम लोगों को चीजों को समझेंगे अकाउंट्स में, ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या है कम्युनिकेट, हम हमारे लोगों को हमारे रिजल्ट्स है वो लोगों को बताएंगे अकाउंट्स के, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। आई बात समझ में, देखो बेटा एक चीज से 3 निशाने, डेफिनेशन याद हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो गई और प्रोसेस भी याद हो गया, ठीक है। प्रोसेस में क्या होगा, पहला स्टेप ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दूसरा स्टेप रिकॉर्डिंग, तीसरा स्टेप क्लासिफाई, चौथा स्टेप समराइज, पांचवा स्टेप इंटरप्रिटेशन और लास्ट स्टेप कम्युनिकेट टू द यूजर। याद हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेशन बोलो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ठीक है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। समझ में आ गया क्या बेटा? ठीक है, तो दीज आर द अकाउंटिंग प्रोसेस जो आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप लिखने पड़ेंगे बेटा। ये भी आप लोगों को मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर रखे हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या फायदे हैं अकाउंट्स के, ठीक है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। देखिए आप लोग नोट्स में एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या फायदे हैं अकाउंट्स के, ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, आप लोगों को सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल रही है नहीं मिल रही है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, ये कहाँ से मिलेगा? कहीं कैश अकाउंट बनेगा, वहां से पता चल जाएगा कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, किससे आपको पैसे लेने हैं किसको आपको पैसे देने हैं, सब चीजों की इंफॉर्मेशन आप लोगों को अकाउंट से मिल जाती है, ठीक है। दूसरा है रीप्लेसेस मेमोरी। क्या मतलब है इसका? रिप्लेसेस मेमोरी का मतलब होता है कोई भी चीज आपको दिमाग में याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सब चीजों को आप लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। जब रिकॉर्ड कर लिया, मान लीजिए आज मुकेश अंबानी है तो क्या उसको याद है क्या कि उसको किस किस लोगों को कितने कितने पैसे देने हैं या लेने हैं? वो अकाउंट चेक करेगा, उसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो रिप्लेसेस मेमोरी, आपको कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, हर चीज को रिकॉर्ड करना है आप लोगों को, ठीक है। फैसिलिटेट्स लोन, आप लोगों को जब भी लोन लेना होता है बैंक से तो जो बैंक वाले हैं वो आपसे क्या मांगते हैं? सर आपके अकाउंट्स दिखाइए, अकाउंट चेक कराइए, उस बेसिस पे आप लोगों को लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो लोन लेने में हमको आसानी होती है अकाउंट से। तो एविडेंस इन कोर्ट, अगर हम लोगों को कोई चीज प्रूव करनी है कोर्ट में, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी को कोई पैसा उधार दिया है, हमको वापस लेना है, तो कैसे प्रूव करेंगे? अकाउंट्स के थ्रू। जो हमारे पास बिल होगा कि देखिए हमने उसको उधार में कुछ बेचा है, ये हमको पैसे नहीं दे रहा है, तो ये सब चीजें या कोई भी एविडेंस है हमारे पास अकाउंट्स में रिकॉर्ड है, उसके साइन हुए हुए हैं, तो हम लोग आराम से कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज। फिर है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब होता है, मान लीजिए हमारे बिजनेस को 5-10 साल हो गए, हम लोगों को चेक करना है कि आज के 5 साल पहले हम लोग कितना पैसा कमाते थे, अब कितना कमा रहे हैं, उस समय हमारी क्या पोजीशन थी, आज क्या है। तो हम लोग आराम से स्टडी कर सकते हैं, उस समय के अकाउंट्स देखेंगे, आज के अकाउंट्स देखेंगे, हम लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा। और इसके अलावा अगर हम लोगों को किसी और बिजनेस से, ठीक है, कंपेयर करना है, तो वहां पे भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है
हमारी लक्स, एक कंपनी है लाइफ बॉय, तो लक्स के अकाउंट्स नेट पे अवेलेबल है, लाइफ बॉय के अकाउंट्स नेट पे अवेलेबल है। लक्स अपने अकाउंट्स लाइफ बॉय के साथ में कंपेयर कर सकती है और लाइफ बॉय कंपनी अपने अकाउंट्स लक्स कंपनी के साथ कंपेयर कर सकती है बेटा, ठीक है। तो इसलिए अकाउंट्स हमारे लिए हेल्पफुल है। हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, लास्ट है, हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए आपका बिजनेस है, ठीक है, और आप लोग अकाउंट्स बनाते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग टैक्स दोगे गवर्नमेंट को। अगर आप अकाउंट्स नहीं बनाते हो, ठीक है, तो आप लोग कभी भी गवर्नमेंट के सामने ये जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि आपके एक्सपेंस कितने हैं, ठीक है। वो क्या करेगी, ठीक है, आपने 10,000 रुपए का माल बेचा या फिर आप लोगों ने मान लीजिए पूरे साल भर में 5 करोड़ रुपए का माल बेचा है, वो उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगा देगी, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन तो है नहीं पूरी, ठीक है। अगर अकाउंट्स है तो हम लोग क्लियरली हमारी गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि देखिए ये हमारी सेल्स है, ये हमारे एक्सपेंस है, हमारा प्रॉफिट इतना है, प्रॉफिट के ऊपर हमारा टैक्स इतना बनता है, ठीक है। अदरवाइज आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अकाउंट्स नहीं है, तो गवर्नमेंट आपसे ज्यादा टैक्स भी ले सकती है। समझ में आया बेटा? दैट्स व्हाई अकाउंट्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग उसको रिवाइज करेंगे अपने बुक्स में से और नोट में से क्या क्या है, ठीक है। आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया ये, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है लिमिटेशंस, नुकसान क्या है अकाउंटिंग के। देखिए बेटा, नुकसान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अकाउंटिंग करनी ही नहीं है, पढ़ाई करने के भी नुकसान होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई तो करनी पड़ती है। तो इसी वजह से अकाउंट्स के भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। क्या लिमिटेशंस है? अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग 100% सही नहीं होती है। सर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, देखिए बेटा, एक एग्जांपल से समझाता हूँ जो बहुत जगह एप्लीकेबल होगा यहाँ पर। मान लीजिए मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी, मैंने बिल्डिंग खरीदी 50 लाख में। मैंने बिल्डिंग कितने में खरीदी? 50 लाख, 50 लाख में बिल्डिंग खरीदी। तो मैं उसको हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लूंगा, 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी, ठीक है। अब 2 साल बाद हो सकता है उस बिल्डिंग की वैल्यू 60 लाख हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो मैं उसको इंक्रीज नहीं कर सकता हूँ 10 लाख रुपए से, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसा अभी तक आया है क्योंकि मैंने बेचा नहीं है, ना मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं जो खरीदा नहीं है। तो जब ट्रांजेक्शन मनी में हुआ ही नहीं है तो मैं रिकॉर्ड करूंगा ही नहीं। तो वो बिल्डिंग हमारी अकाउंट्स में कितने रुपए का रिकॉर्ड है? 50 लाख रुपए की, जबकि उसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है? 60। तो इसलिए अकाउंट्स 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, समझ में आया? नॉट इंडिकेट रियलाइजेबल वैल्यू, मैंने कहा ना ये एग्जांपल सब जगह अप्लाई हो सकता है। सही वैल्यू नहीं बताता है, वैल्यू एक्चुअल में 60 लाख है बट बुक्स में कितनी बता रहा है? 50 लाख, ठीक है। नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है बेटा, आई बात समझ में आपको? ठीक है, देखिए एक बार बोर्ड पे, हाँ बेटा, नॉट इंडिकेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। तो हमको जो एक्चुअल वैल्यू है वो पता नहीं पड़ पाती है, ठीक है। इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट, क्वालिटेटिव एलिमेंट का मतलब क्या बेटा? देखिए हम लोगों ने हमारी डेफिनेशन में पढ़ा है अकाउंट्स की कि भैया हर चीज मनी में रिकॉर्ड होती है। इसका मतलब जो चीज मनी में नहीं है हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मान लीजिए हमारी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, वो अच्छा काम करता है, तो क्या मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि वो अच्छा काम करता है? ठीक है, कितने रुपए का अच्छा काम करता है कुछ पता नहीं है। कोई इंसान बहुत हैप्पी है, क्या मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ? ठीक है, नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज मनी में नहीं है। तो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स का मतलब हम फीलिंग्स है या कोई चीज हमारे बिजनेस को इनडायरेक्ट वे में बेनिफिट कर रही है तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट वे में जैसे कि मान लीजिए मेरी गुडविल है, ठीक है, गुडविल की वजह से बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, अब कितनी गुडविल है ये पता नहीं है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, तो ऐसी चीजों को इग्नोर करता है अकाउंट्स, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। इग्नोर प्राइस लेवल चेंज, इग्नोर प्राइस लेवल चेंज क्या मतलब इसका? इग्नोर प्राइस लेवल चेंज का मतलब है कि जो प्राइस का अप एंड डाउन होता है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल लीजिए जैसे डॉलर। हम लोगों ने मान लीजिए कोई लैपटॉप यूएस से खरीदा बिजनेस के लिए, ठीक है, वो हमने खरीदा मान लीजिए $1000 में। कितने रुपए डॉलर में? $1000 में। और मार्केट में डॉलर की रेट है 75, जो दिन खरीदा तो कितनी हो गई? 75,000 रुपीज का हो गया इंडियन करेंसी के हिसाब से। अब रोज डॉलर की वैल्यू अप एंड डाउन होती है, तो हम क्या रोज तो लैपटॉप की वैल्यू अप एंड डाउन करेंगे नहीं बुक्स में, हम तो एक बार वैल्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो दैट्स व्हाई
इग्नोर प्राइस लेवल चेंज, उसके प्राइस के चेंज होने पे हम चीजों को चेंज नहीं कर सकते अकाउंट्स के अंदर। जो चीज एक बार रिकॉर्ड हो जाती है वो फिक्स होती है फिर, ठीक है। लीड टू विंडो ड्रेसिंग, क्या मतलब है विंडो ड्रेसिंग का? विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि भाई दिखती कुछ और है और होता कुछ और है। यहाँ पे वो मतलब है विंडो ड्रेसिंग का कि चीज है तो कुछ और दिखती कुछ और है, ठीक है। जैसे कि समझना, किसी ईयर में हमारी सेल्स है 1 करोड़ रुपए की, कितनी है सेल्स? 1 करोड़ रुपए की। और एक दूसरा ईयर है जहां पे हमारी सेल्स है 2 करोड़ रुपए की। बताओ कौन सा साल अच्छा हुआ? आप कहोगे सर वो साल अच्छा हुआ जहां पे सेल्स 2 करोड़ रुपए की है, ठीक है। तो दिखने में तो क्या अच्छा लग रहा है, 2 करोड़ की सेल। बट अब और डिटेल में जाओगे तो देखो क्या है, जिस साल 1 करोड़ की सेल हुई है वहां पे आपका एक्सपेंस हुआ है 40 लैक्स का, 40 लाख रुपए। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 60 लैक्स। 1 करोड़ में से 40 लाख रुपए कम हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया 60 लैक्स। और दूसरी जगह जहां पे आपकी 2 करोड़ की सेल हुई है वहां पे आपका खर्चा हो गया मान लीजिए 1 करोड़ 70 लाख, ठीक है। देखना 2 साल है, 2019 2020, ठीक है। सेल्स 1 करोड़, 20 में 2 करोड़, ठीक है। एक्सपेंस खर्चे कितने हुए? 40 लाख। एक करोड़ 70 लाख, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ यहां पर? 60 लैक्स का प्रॉफिट हुआ। यहां पर कितना प्रॉफिट हुआ? 2 माइनस 1.7, कितना प्रॉफिट हुआ? 30 लैक्स का। दिखने में अब लोग क्या बोलते हैं, अपने यहाँ सिर्फ सेल्स फिगर बता रहे हैं कि भाई इतनी सेल्स हुई, इतनी सेल्स हुई, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। दैट इज लीड टू विंडो ड्रेसिंग, क्योंकि सेल्स तो बढ़ गई बट एक्चुअल में आपका प्रॉफिट तो क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि आपने सेल को बढ़ाने के लिए खर्चे ज्यादा कर दिए, मार्केटिंग में खर्चा ज्यादा कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज कॉल्ड लीड टू विंडो ड्रेसिंग। तो अकाउंट्स चीजों को कभी कभार मिसलीड करके भी बताता है, ठीक है। जो एक्चुअल में नहीं होता है उसको भी वो चीज शो करता है। समझ में आया बेटा? बेटा देखो, साल भर में हम लोग 11वीं क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? मैंने बताया हम रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे जनरल एंट्री में, हम लोग लेजर बनाना सीखेंगे क्लासिफाइंग में, हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। हम लोग बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे। इसके अलावा एक तो चैप्टर्स है मिसलेनियस, डेप्रिसिएशन है, ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, ऐसे कुछ बीच में 2-3 चैप्टर्स और हैं जो हम लोग सीखेंगे। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा हम लोगों के लिए, थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया पहले थोड़ा सा, तो सिर्फ 10 मिनट और लूंगा, उसके बाद में हम लोग हमारे लेक्चर को फिनिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई चीज नोट करनी है तो फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको एडवांटेजेस और लिमिटेशंस आ गए समझ में अच्छे से, ठीक है। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट? इज अकाउंटिंग साइंस और आर्ट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? इज अकाउंटिंग साइंस और एन आर्ट? अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है? तो इसका आंसर है बेटा बोथ। अकाउंटिंग दोनों है, साइंस भी है और आर्ट भी है। पर सर आपने तो बताया था डेफिनेशन में आर्ट है। अगेन बेटा एज कंपेरिजन टू साइंस अकाउंटिंग ज्यादा क्या है? आर्ट है, इसलिए डेफिनेशन में उन्होंने आर्ट मेंशन किया है। अदरवाइज अकाउंटिंग दोनों है, साइंस भी है और आर्ट भी है। अच्छा आर्ट क्यों है? आर्ट का मैंने दिन बताया था। अच्छा आर्ट होता क्या है ये बताइए मैंने। डांसिंग आर्ट है, पेंटिंग आर्ट है, कोई इंसान कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है वो भी आर्ट है उसका, तो वो सब लोग अपने हिसाब से करते हैं। सिंगिंग अपने हिसाब से करते हैं, आर्ट है। वैसे ही अकाउंटिंग हम लोग हमारे हिसाब से करते हैं, हमारे हिसाब से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं, ठीक है ना। बट इनको करने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हम लोग काम में लेते हैं।
तो जहां पे हम लोग कोई रूल काम में लेंगे तो वो क्या हो गया, साइंस। दैट्स व्हाई जो हमारा अकाउंट्स है वो साइंस भी है, बिकॉज ऑर्गेनाइज नॉलेज साइंस क्यों है, बिकॉज इट इज एन ऑर्गेनाइज नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स, बिकॉज ये कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर भी बेस्ड है बेटा। इसके ऊपर बेस्ड है कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर। क्लियर है बेटा? सो अकाउंटिंग इज बोथ अ साइंस और एन आर्ट बिकॉज ऑफ इट इज रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन इट्स ओन वे, एंड इनको रिकॉर्ड करने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हम लोग काम में लेते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ साइंस। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा 3 ब्रांच होती है अकाउंटिंग की। कितनी ब्रांच होती है? 3। कौन कौन सी होती है? एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम लोग जो 11th क्लास में या फिर 12th क्लास में जो पढ़ेंगे अकाउंट्स, वो पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे कोर्स में अभी नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ हायर स्टडीज करेंगे तो आप लोगों को डेफिनेटली ये चीजें पढ़ने को मिलेगी। ठीक है? कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए एक अलग से पर्टिकुलर कोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड ICWAI। इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है? ये एक डिग्री हम लोगों को प्रोवाइड करती है, किसकी? कॉस्ट अकाउंटिंग की। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग MBA। बेटा जो बच्चे MBA पढ़ते हैं वो तरह से किस तरह की अकाउंटिंग करते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा सर, तीनों में क्या डिफरेंस है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों का जो मेन मकसद होता है, जो मेन रीजन होता है, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना। ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना कि बिजनेस से हमको कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है एक्चुअली, और हम लोगों को रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं कि हमको किससे पैसा लेना है और किसको पैसा देना है। ठीक है? मेन मकसद फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये होता है। क्लियर है बेटा? आगे बात समझ में। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पेन है, इस पेन की कॉस्ट है 15 रुपीज। अब ये 15 रुपीज कैसे आई? ठीक है? ठीक है, ये 15 रुपीज इसकी कॉस्ट कैसे आई? मार्केट में मान लीजिए ये पेन सोल्ड होता है 20 रुपीज में, 15 रुपीज इसकी कॉस्ट है, प्लस प्रॉफिट 5 रुपीज, सेल प्राइस 20। बट ये जो 15 रुपीज की प्राइस है कैसे डिसाइड हुई? ठीक है, तो उसकी जो अकाउंटिंग होती है 15 रुपीज को फाइंड आउट करने की जो अकाउंटिंग होती है उसे कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कैसे होती होगी जरा सोचिए। क्या करता है यहाँ पे कंपनी? सारे कॉस्ट को ऐड करता है। मान लीजिए इस पेन को बनाने के लिए कोई अकाउंटेंट भी काम में आ रहा है, वहां पे कोई से लेबर भी काम में आ रही है, इंजीनियर भी काम में आ रहा है। ठीक है ना? बहुत सारी चीजें हैं। सबको जो सैलरी दी है उसको क्लब कर लेंगे, उसको प्लस कर देंगे। जितना इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आया उसको प्लस कर देंगे, जो भी रेंट का एक्सपेंस करा है उसको प्लस कर देंगे, जितना अभी तक मार्केटिंग में पैसा खर्च हुआ है सबको प्लस कर देंगे, यानी कि सारे एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे। उसके बाद में क्या करना है? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेन, कि कितने पेन बनके तैयार हुए, ये सब खर्चा होने के बाद में मान लीजिए फॉर एग्जांपल 15 लाख पेन बने, सॉरी 15 लाख खर्चा हुआ, और 15 लाख खर्चा करने के बाद में 1 लाख पेन बने, तो 15 लाख को 1 लाख से डिवाइड कर दिया तो पर पेन की कॉस्ट आती 15 रुपए। ठीक है ना? इस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक्चुअली ये अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए होती है। यहाँ पे क्या डिसीजन होता है कि इस प्रोडक्ट को बेचना है या नहीं बेचना है, या इस प्रोडक्ट को बनाने में हमको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इतना मार्केटिंग पे खर्चा करेंगे तो क्या इतनी सेल्स हमारी अचीव होगी या नहीं होगी। ठीक है ना? तो इस तरीके की अकाउंटिंग प्रोजेक्शन बेसिस पर होती है। एक्चुअल में अभी ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, या फिर होने के बाद में जो मैनेजमेंट कुछ डिसीजन लेना चाहता है किसी चीज के रिगार्डिंग, तो उन सब चीजों को ढंग से एनालिसिस करता है, तो उसे कहेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या कहते हैं उसको? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कितनी अकाउंटिंग हुई बेटा? 3 तरह की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीनों आप लोगों को ढंग से समझ में आ गए? कोई डाउट? ठीक है, आप लोग एक बार रीड कर लीजिए इसको। ठीक है, और अपने ओन लैंग्वेज के अंदर आप इसको एग्जाम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा बुक कीपिंग। बेटा बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद में मैं आपकी क्लास ओवर कर दूंगा, ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, जल्दी से आप एक बार बुक कीपिंग की डेफिनेशन बुक में से या नोट्स में से रीड कीजिए जल्दी।
पढ़ा बेटा आपने बुक कीपिंग? देखिए क्या होता है बुक कीपिंग। देखिए बेटा आपका बुक का नाम भी, जो टी एस ग्रीवाल की जो बुक है उसका नाम भी है डबल एंट्री बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, मैं बहुत ही शॉर्ट में समझाता हूँ। अकाउंट्स आपको समझ में आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एक पार्ट है, यानी कि अकाउंटिंग का स्मॉलर जो कोई कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग, यानी कि अकाउंटिंग से कम। यानी कि मान लीजिए दो भाई, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, ठीक है, तो जो छोटा भाई है ना वो क्या है, बुक कीपिंग, ठीक है। या फिर दो जने हैं, एक बाप और एक बेटा, तो जो बेटा है वो कौन है, बुक कीपिंग, ठीक है। तो डेफिनेटली जो पिताजी है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जो बुक कीपिंग है वो शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेसर कॉन्सेप्ट है। तो व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है, यहाँ पे भी बुक कीपिंग इज साइंस और आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली। बेटा यहाँ पे जिसमें हमको फोकस करना है जिस वर्ड के ऊपर बुक कीपिंग में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। यहाँ पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीखते हैं हम लोग। तो 11th क्लास में जो बुक है डबल एंट्री बुक कीपिंग, इसमें भी हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना ही सीखेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना सीखेंगे। ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट, जिसकी वजह से या तो कोई मनी ट्रांसफर हो रही है या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो बुक कीपिंग क्या है, इट इज अ साइंस और एन आर्ट विच रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, किसके अंदर, बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से मनी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ, या मनी के बराबर कोई वैल्यू, ठीक है, उसे कहेंगे बुक कीपिंग। सो हम लोग ये भी कह सकते हैं इट इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है, पार्ट है किसका, अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग क्या है, पार्ट है किसका, अकाउंटिंग का, ठीक है। और लास्ट में इसके स्टेप्स क्या होंगे बुक कीपिंग के, आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है कि भैया ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, क्या आइडेंटिफाई करना है, ट्रांजेक्शन, क्या आइडेंटिफाई करना है, ट्रांजेक्शन। अच्छा, अब वो ट्रांजेक्शन किसमें मेजर होगा, वो ट्रांजेक्शन किसमें मेजर होगा, मनी में। अरे सर ये सब तो हमने अकाउंट्स में सीखा था, हाँ भाई, तो मैंने कहा ना अकाउंट्स का शॉर्टर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद में रिकॉर्डिंग किसमें, जनरल एंट्री में, और लास्ट में क्लासिफाई किसमें, लेजर में। बस 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 यहां पर ही ये कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाता है। यानी कि अकाउंट्स में क्लासिफाई के बाद भी होता है समराइजिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेशन। यानी कि यहाँ पे वो 3 स्टेप नहीं होंगे बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग क्लासिफाई होते ही फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग फिनिश हो जाती है। उसके बाद में एनालिसिस वाला पार्ट आ जाता है, बैलेंस शीट बनाना आ जाता है, ठीक है। तो बुक कीपिंग में क्या है, बुक कीपिंग में हम लोग ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको मेजर करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे और क्लासिफाई करेंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग तो ये है और बुक कीपिंग ये है। आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज का हम लेक्चर यही कंक्लूड करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी, हम लोगों ने अकाउंट्स की डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग का प्रोसेस, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस, अकाउंटिंग के लिमिटेशंस, अकाउंटिंग साइंस होता है या आर्ट होता है, और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स की कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, 3 ब्रांचेस होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और लास्ट में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बुक कीपिंग। क्लियर है बच्चों? बेटा आज जो हम लोगों ने पढ़ा है आप लोग इसको एक बार घर पे रिवाइज कीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। टिल देन बी सेफ इन योर होम्स। थैंक यू।